हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। हम लोगों को दैट मीन्स प्रीवियसली ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर सेल से लोअर सेल में जंप करते हैं, रिटर्न बैक हो रहे होते हैं, तो वो एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एंड इन रेडिएशंस को नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में क्लियर किया था। तो यहाँ पर दैट इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है कि जो हम लोग रेडिएशंस कह रहे हैं वो एक्चुअली में होते क्या है। तो इन चीजों को, रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने सबसे फर्स्ट में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया, जिसको हम लोग मैक्सवेल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, साथ में हम लोग वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को सच लाइक वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन टच करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट पर आएंगे। न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस में ये क्लियर किया गया है कि जो रेडिएशंस होते हैं, अब रेडिएशंस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, तो जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में हम लोगों को 3 तरह के सीरीज बताए गए थे। फर्स्ट इज दैट अल्ट्रावायलेट, सेकंड इज दैट विजिबल एंड थर्ड इज दैट इंफ्रारेड। तो इनके अलावा भी और भी बहुत तरह के वेव्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैक्सवेल ने सबसे फर्स्ट में डिस्क्राइब किया था, प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि लाइट जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी कि लाइट मीन्स व्हाट, हम लोग क्या समझे थे, लाइट्स जो होते हैं वो एक तरह के रेडिएशंस होते हैं, और जो लाइट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। यानी कि जिन रेडिएशंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लाइन अप करते हैं। लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट को बेसिकली अगर कहा जाए तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो प्रोपोगेट कैसे करता है, वो ट्रेवल कैसे करता है, मूव कैसे करता है, तो ये मूव करता है इन द वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। तो जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ये प्रोपोगेट करने के लिए इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। यानी कि वापस आते हैं हम लोग, यानी कि लाइट जो है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर सकता है। यहां तक कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, जिसका रीजन है कि सूरज धरती से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंचती है। अगर ये क्वेश्चन राइज होता है कैसे, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, बिकॉज लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। सो जो सूरज की रोशनी है वो सूरज से धरती के बीच में वैक्यूम होने के बाद भी वो हमारे पास पहुंचती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। और हम लोगों को ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब वेव आगे बढ़ता है अपने पाथ पे, तो उसको हम लोग प्रोपोगेशन कहते हैं। तो
दैट मीन्स एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब जब हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लियरिफाई कर पाएंगे कॉन्सेप्चुअली। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लाइट पर आते हैं। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड नाउ फर्दर इज दैट लाइट किस तरीके का वेव है, तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव इसको समझेंगे हम लोग डिटेल्स में, लेकिन पहले हम लोग फिलहाल अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। दिस इज द डायग्राम फॉर द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हम लोगों को वेव जो है वो पानी में जिस तरीके से लहर उठती है उस तरीके से जस्ट लाइक दिस अप एंड डाउन, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग वेव्स को ड्रॉ कर रहे होंगे तो वहां पर हम लोगों को ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारा नीचे जाएगा, एंड दिस ये कंटिन्यू रहेगा। और साथ में उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट्स ये अप एंड नाउ डाउन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हर जगह इक्वल इक्वल मेंटेन करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आइए डायग्राम पर फोकस किया जाए। हम लोगों ने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है ये यहाँ से यानी कि जीरो यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। नाउ ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा एंड साथ में वाई एक्सिस में भी अप एंड डाउन शो करेगा। तो ये देखिए ये अप जा रहा है, ये अप जा रहा है। दिस पॉइंट इज द एक्सट्रीम पॉइंट। दिस पॉइंट इज द एक्सट्रीम पॉइंट इन द अपवर्ड साइड। इसको हम लोग नाम देते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट की मतलब, इसका मतलब होता है चोटी। चोटी मीन्स पहाड़ की जैसे चोटियां होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हम लोगों ने दिया है क्रेस्ट। ठीक, नाउ मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड आना शुरू करेंगे। ये अपने मीन पोजीशन पर आएंगे और फिर वहां से डाउन जाएंगे। एक बार अप गया, एक बार डाउन जाएगा, ये अल्टरनेटिवली चलते चला जाएगा। तो यहां से जब ये डाउन होगा, डाउन होते होते नीचे की तरफ भी एक एक्सट्रीम पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, एंड दैट एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ। इसको हम लोग हिंदी में खाई बोलेंगे। खाई मीन्स बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उनको हम लोग खाई कहते हैं, यानी कि ट्रफ। तो याद करके रखने का तरीका क्या है कि जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है वो क्रेस्ट है यानी कि पहाड़ है, और जो नीचे की तरफ धंसा हुआ है वो ट्रफ है यानी कि खाई है। नाउ फिर उसी तरीके से डाउन में गया, एक्सट्रीम पॉइंट पर आने के बाद ये फिर ऊपर उठना शुरू करेगा एंड दैट्स मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, फिर वहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर से क्रेस्ट मिलेगा हम लोग को यानी कि एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट, फिर वहां से नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ, एंड नाउ अगेन डाउन एंड फिर अप। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। हम लोग वन बाय वन अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम लोग वेव की बात कर रहे होंगे तो क्रेस्ट और ट्रफ तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो क्रेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो ट्रफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ ये जब वेव हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वेव का मतलब क्या होता है, तो वन वेव अगर कहा जाए सिंगल वेव, तो सिंगल वेव का मतलब ये सिंगल वेव नहीं है। सिंगल वेव का मतलब होता है एक सर्कल। सिंगल वेव का मतलब होता है एक सर्कल। यहां पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहां पर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया और यहां से कट करके इसको मैंने इधर की तरफ लगा दिया। ये इसको हटा देते हैं। देखिए हाफ जो सर्कल है वो ऊपर रह गया, हाफ सर्कल जो है वो नीचे चला है। अगर इसको इधर की तरफ खिसकाया जाए तो एक कंप्लीट सर्कल हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर वन वेव की बात की जाए यानी कि वन सर्कल, तो इसमें देखिए यहाँ वेव में ये हाफ पार्ट यहाँ है और हाफ पार्ट यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर यानी यहां से यहां तक ये एक वेव दिखा रहा है, सिंगल वेव। ठीक है। नाउ अब जब हम लोग वेव ड्रॉ कर रहे होंगे तो यहां पर हम लोगों को ये जो हाइट होगी
ये सर्कल जो हम लोग हाफ सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें जो हाइट होती है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहेंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। और ये दिखलाता है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव मींस व्हाट? एनर्जी ऑफ द वेव। जिस वेव की एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं इस सिंबल पर। ये सिंबल होता है, इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। और ये लैम्डा क्या दिखाता है? तो लैम्डा दिखलाता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब हम लोग क्रेस्ट ट्रफ ड्रॉ कर लेंगे तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ्स, व्हाट्स द मीन बाय सक्सेसिव? दैट इज अ नेबरिंग, यानी कि पड़ोसी, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल वाले। तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ्स के बीच की जो दूरी होती है वो ऑलवेज सेम होती है, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है। नाउ इसके बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी वेव की बात कर रहे होंगे तो वेव जो है वो स्टेबल नहीं होता, ये इस तरीके से रन कर रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पॉइंट आउट कर दें इस तरीके से, सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्या होगा? इस पॉइंट से होगा ढेर सारे वेव इस तरीके से गुजरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जस्ट लाइक एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जब ट्रेन चल रही होती है तो आपको दिखता है कि एक डब्बा दूसरा डब्बा तीसरा डब्बा पार कर रहा है वहां से, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए तो आप काउंट कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितने डब्बे आपके सामने से पार कर गए। तो वो जो नंबर ऑफ डब्बा ऑफ द ट्रेन होगा जो कि एक सेकंड में आपके सामने से पार कर गया, आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलिए। फ्रीक्वेंसी, तो इसको अटैच करेंगे हम लोग वेव के साथ में। सपोज हम यहाँ खड़े हैं और ये जो वेव है, वेव जो है वो ट्रेन के डब्बे हैं, तो एक सेकंड में कितने वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे वो कहलाएगा उस वेव का फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग टेक्निकल टर्म्स जो हैं इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्या? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, और इन सबको इंक्लूड करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे और उसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, वेलोसिटी, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब मैंने क्या बताया कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यहां पर लाइनअप किया जाए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ये ध्यान में रखिएगा, टू सक्सेसिव या टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। दिस इज द सिंबल कॉल्ड लैम्डा। नाउ इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस दिखा रहा है इसलिए इसका यूनिट हो गया मीटर। नाउ नेक्स्ट इज दैट फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने क्या समझाया कि अगर हम लोग किसी पॉइंट को फिक्स करके देखें तो एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितने वेव पास करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उस वेव का फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल याद रखिए हमेशा दिमाग में, दैट इज ट्रेन के डब्बे आपके सामने से पार हो रहे हैं, एक सेकंड में कितना डब्बा पार हुआ, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको भी लाइन अप किया जाए, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने वेव्स पास कर रहे हैं उनका नंबर, वो भी इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यू। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करके देखेंगे, ये इस तरीके से भी जैसा हम लोग लिखेंगे, एक बड़ा करके और इसको हल्का राउंड करेंगे, इट इज द न्यू। नाउ इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट होगा दैट इज साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस,
या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग सिंपली याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते समय यूनिट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हर्ट्ज। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन इट इज द हर्ट्ज। अभी मैंने क्या कहा कि वेव जो है वो मूव कर रहा होता है, वो स्टेबल नहीं होता। और फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोगों को पता है कि जब कोई चीज चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर भी जब वेव की बात करेंगे हम लोग, तो वेव चूंकि मूव कर रहे हैं इसलिए इनकी भी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन जो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर सेकेंड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह हो जाएगा वेव, और हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। सिंपल वही डेफिनेशन है, बस वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने वेव इंट्रोड्यूस कर दिया। अगेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेव। नाउ इसको डिनोट करेंगे हम लोग सी से, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की रहे, तो वेलोसिटी, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वो एयर या वैक्यूम में, अगेन एयर या वैक्यूम में, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम रहता है, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, जूनियर क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड यानी कि वेलोसिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक रिलेशन है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़े। क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, दैट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। इन तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो इसको हम लोग फोकस करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सबका सिंबल लिखा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू। इस तरीके से तीनों के बीच का रिलेशन आया जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय यूज करेंगे। अब हम लोग वेव नंबर की बात करेंगे। तो वेव नंबर इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका क्या मतलब है, हम लोग फिर से वेव पर अगर फोकस करें तो हम लोगों को दैट मीन्स वेवलेंथ का मतलब क्या मिला था कि क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अगर हम लोग इसको फोकस करें तो एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ को अच्छे से अगर हम लोग फोकस करें, ये देखिए ये क्रेस्ट एंड नाउ ये क्रेस्ट, इन दोनों क्रेस्ट के बीच में कितने वेव्स दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव सर्कल अगर बन जाए तो उसको एक वेव कहते हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से काट के हमने इसका हाफ लिया और इधर से भी हाफ लिया। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा, और नीचे में ये तो कंप्लीट सेमी सर्कल है ही। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में हम लोगों को एक वेव मिलता है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे अगर वेव नंबर को, तो वेव नंबर का मतलब होगा कि पर यूनिट लेंथ में, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंतर समझिए। फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने पॉइंट को फिक्स किया था और देखा था कि 1 सेकेंड में वहां से कितने वेव पास कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर लेंथ लेंगे। आई रिपीट अगेन, 1 मीटर लेंथ लेंगे। मान लीजिए यहां से यहां तक 1 मीटर लेंथ हो रहा है, तो 1 मीटर लेंथ में यानी कि 1 मीटर लेंथ में कितने वेव वहां पर प्रेजेंट है वो कहलाएगा उसका वेव नंबर। अंतर समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम लोग इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करके हम लोग इस तरीके से समझेंगे, सपोज ये देखते हैं हमने एक वेव ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
एक दूसरा वेव मैंने ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस। अब हम लोग एक यूनिट लेंथ लेते हैं 1 मीटर लेंथ। हम लोग समझने के लिए हम लोग यहां से और यहां तक में एक लेंथ ले लिए। अब यहां पर काउंट कीजिए, यहां पर एक वेव कंप्लीट है और थोड़ा सा इधर आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स 1 वेव। यहां पर काउंट कीजिए 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड समथिंग। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि वेव नंबर किसका ज्यादा है तो इसका वेव नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस में, पर्टिकुलर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स को बताता है कौन, वेव नंबर। तो इसमें ज्यादा वेव्स बने, इसमें कम वेव्स बने, ये कॉमन चीज है। ये चीज हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी समझ जाएंगे। नाउ इसी में अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक पॉइंट लेंगे। मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया और यहाँ भी एक पॉइंट लिया, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कि 1 सेकेंड में यहां से ये वेव पास कर रहा है, यहां से ये वेव पास कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में यहां से सिर्फ एक ही वेव पास करेगा, ये टोटल अगर पास कर जाता है तो यहां पर देखिए 1 सेकेंड में अगर ये टोटल पास करेगा, चूंकि ये और ये साथ में जाएंगे ऐसे करके, तो 1 सेकेंड में ये एक वेव पास करेगा और ये 1, 2 और 3 वेव्स पास करेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। नाउ अगेन फिर से हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। तो वेव नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग दैट मींस अगर फोकस करें तो वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का इनवर्सली होता है। नाउ वेवलेंथ को हम लोग न्यू बार से दिखाएंगे। ये सिंबल फ्रीक्वेंसी का जो अभी हम लोगों ने सीखा था न्यू, इसके ऊपर हम लोग हाइफन लगा देंगे, इसको हम लोग न्यू बार पढ़ेंगे। अगेन अगर इसका यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट हो जाएगा, चूंकि ये वेवलेंथ का इनवर्स है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स और रिलेशन हो गई न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैंने समझाया था शुरू में ही कि जब हम लोग किसी वेव की बात करेंगे तो उसके क्रेस्ट की हाइट, यानी कि जो पहाड़ बनी है, पहाड़ कितना ऊंचा है, और जो ट्रफ यानी कि खाई बना है वो कितना गहरा है, वो सेम होता है और उसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। तो अगेन द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट, हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अगर हम लोग एक रस्सी लेंगे, रस्सी को हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट बांध दिए 2 पॉइंट्स के बीच में और उसको कहीं से भी प्लग करेंगे तो इस तरीके से वेव बनेंगे। तो रस्सी को जब मैंने प्लग नहीं किया था उस समय रस्सी का पोजीशन क्या था, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट। तो ये है मीन पोजीशन। बाकी जब मैंने इसको प्लग किया, अगर मैं धीरे से प्लग करूंगा तो ये हल्का सा ऊपर नीचे होगा, जोर से प्लग करूंगा तो जोर से ऊपर नीचे होगा। यानी कि मैं अगर कम एनर्जी दूंगा तो एम्पलीट्यूड कम बनेगा, ज्यादा एनर्जी अगर सप्लाई करें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ वेव यानी कि एनर्जी ऑफ वेव को इंडिकेट करता है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीख चुके हैं। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। साथ में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी डिराइव किया। अब उन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, आप लोग फोकस करके समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, दैट इज अ क्वेश्चन इज दैट येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप, सोडियम लैंप से येलो कलर का लाइट निकलता है, हैड अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 nm। nm का मतलब होगा नैनोमीटर। क्या होगा, नैनोमीटर। तो यहां तक हम लोगों को क्या फाइंड आउट हुआ, हम लोग पहले उसको देख लें। तो यहां पर हम लोगों को गिवन है क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना दिया हुआ है, दैट इज द 580 nm। यानी कि इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें मीटर में, -9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर।
और एक चीज याद रखिए, ये आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं करना मत कीजिए, ये करना ही होगा। क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो वहां पर अभी डेफिनेशन लिखवाते समय जो मैंने यूनिट्स लिखवाया वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। आप जब तक उन यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कैलकुलेशन सही नहीं होगा। क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ फर्दर इज दैट हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हम लोगों के पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चंस में नहीं दिए जाते, ये हिडन होते हैं। ये वैल्यू हम लोगों को हमेशा याद करके रखना होता है। तो हम लोगों के पास में वेलोसिटी पहले से प्रेजेंट है, दैट इज c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी चाहिए हम लोगों को। तो फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, c = न्यू लैम्डा, हम लोग को चाहिए न्यू। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, न्यू = c/λ, यानी कि 3 × 10⁸ by 580 × 10⁻⁹ दिस इज द न्यू। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो ओवरऑल आएगा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को लास्ट जो वैल्यू आएगा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या हम लोग इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ये हमारा चॉइस होगा। ये हम लोग दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। नाउ फर्दर इज दैट अब आगे हम लोगों को चाहिए वेव नंबर। वेव नंबर, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, वेव नंबर यानी कि न्यू बार, इसका फॉर्मूला क्या सीखा हम लोग, 1/λ। तो 1/λ, लैम्डा का वैल्यू हम लोग के पास में है 580 × 10⁻⁹, ये न्यू बार होगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिलेगा 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। अभी यूनिट्स मैंने लिखवाया था, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल्स। इजी होता है और चूंकि हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, हम लोग उन फॉर्मूलाज पर अगर सही से फोकस करें तो हम लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हम लोगों को यहाँ पर दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनकी एक ग्रुपिंग तैयार की गई है जिसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। सिंपल कहा जाए तो एक कलेक्शन तैयार किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी वेव का जो वेवलेंथ होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम लोग का जो अरेंजमेंट होगा इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये जो सीरीज हम लोगों को तैयार हुआ इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार लाइन अप किया जाए, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequency is called electromagnetic spectrum। अब रहा बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्लूड किया गया है, तो देखिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों को गामा रेज लिया गया है, एक्स रेज लिया गया है, अल्ट्रावायलेट रेज लिए गए हैं, विजिबल लाइट लिया गया है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी। वन बाय वन इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चार्ट आपके सामने है। इसके अलावा अगर यूज की बात करें तो गामा रेज
कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी कि कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। एक्स रेज मेडिकल पिक्चर्स बनाने के लिए, मतलब शरीर के अंदर हड्डियों में टूट फूट जो होती है उसको दिखाने के लिए एक्स रेज का यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज को जर्मिसिडल लैंप में यूज किया जाता है, जर्म्स को मारने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग यूज करते हैं। अगेन विजिबल, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इल्यूमिनेशन करने के लिए, रोशनी करने के लिए। नाउ इंफ्रारेड का यूज किया जाता है हीटिंग पर्पस से। इंफ्रारेड को हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो रेज हीट प्रोड्यूस करते हैं वो इंफ्रारेड कहलाते हैं, यानी कि माइक्रोवेव्स जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं वहां पर भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए या राडार तैयार करने के लिए। राडार जो कि सेना में बाहर से आने वाले जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैच करने का एक मशीन होता है, उसमें हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसका यूज किया जाता है सिग्नल ट्रांसमिशन में। जो रेडियो, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे, और इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स को ध्यान में रखेंगे। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।